नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्सपॉइंट चैनल पर। आज हम लोग मंथली जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है उसमें हम लोग आज मार्च 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके पहले हम जनवरी और फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें होती हैं, उनको हम एकदम दरकिनार कर देते हैं। हम उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आए हैं जो एग्ज़ाम में चीज़ें आ रही हैं, ठीक। मतलब इतना ही पढ़ना है, यकीन मानिए क्वेश्चन यहीं से आते हैं, फालतू के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लेना, प्रश्न यहीं से आएंगे। यहाँ पे एकदम निचोड़ है, फालतू की बकवास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये नोट्स है और शार्ट नोट टाइप में है, और एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जानी रहती हैं, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों तक पहुँचे हमारा वीडियो। तो इसी क्रम में बिना किसी समय गंवाए हुए हम लोग मार्च 2022 का करंट अफेयर्स देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अब जो है 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो वो कहाँ पर हुए? उत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, मणिपुर में हुआ और गोवा में हुआ, ठीक है। 5 जगहों पर हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बकवास है सब कुछ, और जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। पढ़ना आपको यही है, परीक्षा में यहीं से आने वाला है, ठीक है। और कुछ चीज़ें नहीं, बाकी आएंगी भी चीज़ें, वो आप लोग जान रहे होंगे। ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ यही एग्ज़ाम में सब आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल विधानसभा सीट इन राज्यों में कौन सी कितनी कितनी है, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 403 है, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60, गोवा में 40, ठीक है। इतनी सीटें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जिनको बहुमत प्राप्त हुआ है वो दल कौन से हैं और उनकी सीटें कितनी कितनी आई हैं, ये आप लोग को देखने की ज़रूरत है। पहला, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है और बीजेपी की सीटें कितनी आई? 255। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उनकी कितनी सीटें आई? 92। उसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, उनकी कितनी सीटें आई? 47। कितने में? 70 में से। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनी थी, उनकी 60 में से 32 सीटें आई थी। और गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनी, यहाँ पर 20 सीटें बीजेपी की आई हैं, ठीक है। बाकी इतनी चीज़ आप लोग को याद रखना है। अगला, अब यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री कौन कौन बना है, ये आप एक नज़र देख लीजिए। कौन बना है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बने हैं और ये उत्तर प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक। उसके बाद पंजाब में कौन बना है? भगवंत मान, ये पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। गुजरात में कौन बना है? पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के कौन बना है? पुष्कर सिंह धामी, और चौथे हैं ये 12वें मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। अगला, मणिपुर के कौन बने हैं? तो एन बीरेन सिंह, ये 12वें मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। और गोवा में प्रमोद सावंत, ये 14वें मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई। उसके बाद अब एग्ज़ाम में क्या है, एग्जामिनर को पता रहता है ये सारी चीज़ें, सबको पता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है तो पता है भाई कितनी सीट आई, कौन बना है। तो वो क्या होंगे, इन सब चीज़ों से हट करके उन राज्यों के बारे में पूछ लेंगे। जैसे उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था तो वहाँ पे विधानसभा लोकसभा सीटें शायद पूछ ली थी, तो ये भी आप लोग को जान लेना है। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 80 हैं। पंजाब में 13 हैं, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 हैं, और मणिपुर में 2 हैं, और गोवा में 2 हैं, ठीक। ये बिल्कुल एकदम याद रखना, क्योंकि जहाँ पे चुनाव हो जाते हैं वहाँ की सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही सब पूछेंगे, यहाँ उन राज्यों की ये भी सीटें पूछ सकते हैं। अगला, राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 31 हैं, पंजाब में 7 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं, मणिपुर में 1 है और गोवा में 1 है। तो ये कुल मिलाकर के पूरी एनालिसिस हुई है इसके बारे में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मेरा पूरा अनुमान है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं आने वाले।
ये वो चीज़ मैंने बताई है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहीं से चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके रख लेना, एकदम रट लेना इन सब चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अब करंट अफेयर्स को सीरियल से। पहला करंट अफेयर्स, यूनेस्को की रचनात्मक शहर की सूची होती है जो यूनेस्को अपना बनाती है, उसमें टोटल 295 शहर शामिल हैं, ठीक है। भारत के 6 शहर उसमें हैं। कौन कौन से? मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, वाराणसी है, जयपुर है और श्रीनगर है। 8 नवंबर 2021 को 49वां शहर शामिल हुआ, ठीक। भारत का कौन, मतलब 49 शहर शामिल हुए, उसमें भारत का जो है श्रीनगर भी इसमें शामिल हुआ था। किस क्षेत्र में? शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना। अगला, पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में, मतलब हिंदी में MBBS पढ़ाई की अनुमति देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो मध्य प्रदेश बना है, ठीक है। कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना हुआ है। शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र नरसिंहपट्टई नागेश्वरम, ये कौन सा है? शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र है। इसको GI टैग मिला हुआ है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसकी लंबाई जो है 2.5 फीट होती है और वहाँ की जो एक तरीके से जो भी कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह वगैरह, वहाँ पर ये खास करके बजाया जाता है, ठीक है। अगला, यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने वाला अभियान ऑपरेशन गंगा है, ठीक। मतलब जो यूक्रेन रशिया का वार चल रहा था, उस समय हमारे भारतीय नागरिक वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भारतीय सेना के द्वारा अभियान चलाया गया था। उस अभियान को नाम दिया गया था क्या? उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। इसके पहले कुछ अभियान चलाए गए हैं, राहत अभियान, इसको राहत अभियान कहेंगे। 2015 में यमन संघर्ष के दौरान, जब यमन संघर्ष हो रहा था 2015 में, उस समय भारतीय सेना ने जो अभियान चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन राहत। इसके अलावा 2015 में नेपाल में भूकंप आया। भूकंप आने के बाद वहाँ पर जो एक तरीके से राहत अभियान चलाया गया, उसको ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था, ठीक है। बाकी जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ लीजिए, यकीन करके क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये मेरी एक तरीके से गारंटी है। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। अगला, 5वां, दिशांक ऐप, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, इसको KSR SAC द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। दिशांक ऐप किस लिए बनाया गया है? भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगला, बार्क मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि सिन्हा को, ठीक है। किसको नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को। अगला, ILO का महानिदेशक गिलबर्ट हैंगबो को जो है नियुक्त किया गया है। ये क्या है? ILO के जो है 11वें DG होंगे, मतलब डायरेक्टर जनरल होंगे, और ये प्रथम अफ्रीकी भी होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम अफ्रीकी हैं और 11वें DG होंगे। किसके? ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला, 4 धाम प्रोजेक्ट हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जो 4 धाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसका मतलब एक तरीके से चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। किसको? AK सिकरी को। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। हिमालय के 4 धाम तीर्थ स्थल कौन कौन से? जो हिमालय के जो 4 धाम तीर्थ स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन मतलब जो 4 धाम तीर्थ स्थल हैं इनके बीच कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं AK सिकरी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ठीक है। अगला, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके नए CMD चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो रंजीत रथ को बनाया गया है। ये भूवैज्ञानिक हैं, ठीक है, ये एक भूवैज्ञानिक है। अगला, नेशनल फाइनेंशियल
रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको NFRA कहते हैं शॉर्ट में। इसके अध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे। कौन बना है? अजय भूषण पांडे। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? S चंद्रशेखरन। ये सारी चीजें मार्च के हिसाब से हैं, तो आप मार्च के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। अगला IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसके नए चेयर बने हैं देवाशीष पांडा। कौन बना है? देवाशीष पांडा। IRDAI की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक है। अगला मिगा, ठीक। मिगा जो है एक वर्ल्ड बैंक के अंदर एक संस्था है। इसके अध्यक्ष बने हैं जुनैल कमाल अहमद। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जुनैल कमाल अहमद, ठीक है। यहाँ पर मिगा का फुल फॉर्म है मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक की एक सदस्य संस्था है, ठीक। अगला यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी ने नैक का अध्यक्ष किसे बनाया है? NAAC, नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को। नैक की स्थापना 5 सितंबर 1994 की हुई थी और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। अगला सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है माधवी पुरी बुच। ये 3 साल के लिए नियुक्त की गई हैं, ठीक है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसको मान्यता मिली थी सेबी एक्ट 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को, ठीक है। अगला सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ मार्च 2022 में यहाँ पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई थी और ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर? अलवर राजस्थान में, ठीक है। अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पर स्थित है। अगला जापान के प्रधानमंत्री अगले 5 वर्षों में, ठीक है, $42 बिलियन का निवेश का ऐलान किया है भारत में, ठीक है। कितना? $42 बिलियन का। अगला RBI ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा UPI लॉन्च? फीचर फोन मतलब वो फ़ोन होते हैं जो एक तरीके से कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड नहीं है, जहाँ पर इंटरनेट वगैरह नहीं चलता, उनको फीचर फ़ोन कहा जाता है। तो उनसे जो है पेमेंट करने के लिए एक UPI लॉन्च किया है, उसका नाम है UPI 123 पे, UPI 123 पे, ठीक है, याद रखना। अगला देश में पहली बार किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने के लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है? मतलब वो जो ब्रीफकेस है वो गोबर से बना है, वहाँ पे गोबर का मटेरियल यूज़ किया गया है। तो एक तरीके से ये यूज़ किया गया है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल। अगला श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत एंड श्रीलंका ने किस तरह के डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है किस तरह का डिफेंस रक्षा समझौते पर साइन किया है। तो समुद्री सुरक्षा जो है के समझौते पर साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात के बारे में। एक मार्च में चक्रवात आया है असानी, ठीक है, तो ये मार्च 2022 में आया है। अंडमान सागर और अरब की खाड़ी में जो है ये आया है। इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है, ठीक, किसके द्वारा किया गया है? श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है, ये हमको देखना है। 2004 इसके नामकरण की जो शुरुआत हुई 2004 से इसकी शुरुआत की गई है, और यूनाइटेड नेशन के निर्देशन में, UN के निर्देशन में, और मतलब ये चीज़ इसकी जब शुरुआत की गई थी ये यूनाइटेड नेशन के निर्देशन में 2004 से करी गई। और जो इंडियन ओशन के चारों ओर 8 देश हैं, कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और ओमान और थाईलैंड। तो ये सारे देश जो हैं इन्होंने मतलब एक तरीके से अपना अलायंस बनाया और इन्होंने जो है नाम धरने की जो है शुरुआत करी थी, ठीक है। इसके बाद 2018 में 5 देश और उससे जुड़ गए थे, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। तो 5 और जुड़ गए, तो अब कुल मिला करके
13 देश हो गए हैं जो चक्रवातों का नाम रखते हैं। कौन से चक्रवात? जो इंडियन ओशन के चारों तरफ आते हैं, ठीक है। तो उनका नाम पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। बाकी जहाँ पर वो टकराता है तो आपस में एक तरह की सहमति बना करके एक मतलब होता है कि अगला नाम कौन देगा, पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है और नाम को रिपीट नहीं करते हैं और ये लोग अपना बारी बारी से उसका नाम देते जाते हैं। तो ये नाम रखने की प्रक्रिया है चक्रवातों की, ठीक है। अगला, ममता बियॉन्ड 2021 बुक जो है उसके लेखक कौन है? जयंत घोषाल। कौन है? जयंत घोषाल। अगला, स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? कौन सा? स्विस ओपन। किसने जीता है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भी हैं, ठीक। अगला, फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सऊदी अरब में हुई थी, ठीक है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ये नीदरलैंड से है। कहाँ से है? नीदरलैंड से। अगला, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं लक्ष्य सेन, ठीक है। अगला, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी मार्च 2022 में मतलब इन्होंने संन्यास ले लिया और इन्होंने जो है टोटल 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मार्च 2022 में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। अगला, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का मेज़बान राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। ये 44वां संस्करण था। इसके पहले रूस में होने वाला था लेकिन जो यूक्रेन वार था उसकी वजह से इसको भारत में शिफ्ट कर दिया गया था। अगला, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये झूलन गोस्वामी हैं, अपने भारत की हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा जो है विकेट लेने का वनडे मैच में, ठीक है। अगला, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो मिला है स्मृति मंधाना को, सेकेंड टाइम मिला है और पहली बार इनको 2018 में ये खिताब मिला था। अगला, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मतलब पुरस्कार किसको मिला है? शाहीन शाह अफरीदी को, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगला, महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैच की कप्तानी का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये मिताली राज के नाम है। इन्होंने 24 मैचों की कप्तानी करी है टोटल मतलब वर्ल्ड कप में और इन्होंने जो है रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान है बेलिंडा क्लार्क, इनका रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने 23 मैच खेले और इनके बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने जो 6 विश्व कप भी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं और अगर ओवरऑल पुरुषों को भी देखा जाए तो उसमें तीसरी ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं। कब 2002 में, एक 5 में, एक 9 में, एक 13 में, एक 17 में, एक 22 में, इन्होंने 6 टोटल विश्व कप जीते हैं और ये जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अगला, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा पदक? सिल्वर मेडल जीता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जिसको ISSF बोलेंगे विश्व कप 2022 जो काहिरा में आयोजित हुआ था, किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीते हैं, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और 1 टोटल मिलाकर के 7 जीते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नॉर्वे, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे इटली और उनके मेडल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? ये बनी है प्रियंका नोटक्की, ठीक। नौटंकी नहीं है, नोटक्की है, ठीक। तो ये वाला आप लोग याद रखेंगे। ये 19 वर्ष की हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इन्होंने ये 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वो हैं आर प्रज्ञानानंद। इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। इनकी एज 16 वर्ष है और ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ठीक, याद रखना। अगला, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? ये है पूजा जात्यान। इनका नाम है पूजा जात्यान। ये दुबई मतलब में आयोजित हुआ था। कौन सा? पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 दुबई में आयोजित हुआ था और इसकी जो
एक तरीके से सिल्वर मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो पूजा जात्यान है, उनका नाम है। ठीक है, अगला 15वीं सीईसी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीती है? तो लद्दाख स्काउट्स ने जीती है। ठीक है, आयोजन इसका लेह लद्दाख में हुआ था और इन्होंने किसको? आईटीबीपी को हरा करके ये खिताब जीता है। अगला मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैक्सिकन ओपन जीता है राफेल नडाल ने जनवरी 2022 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जनवरी 2022 में जीता था। और इन्होंने कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले खिलाड़ी हैं जो इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगला बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड की। ऑस्कर अवार्ड 2022 ये इसका 94वां संस्करण था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ रहे हैं, किंग रिचर्ड्स मूवी में इन्होंने मतलब काम किया, इसकी वजह से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन है, द आइज ऑफ टैमी फे में इन्होंने वर्क किया, इसके लिए इनको एक तरीके से अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। अगला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसको मिला है? कोडा मूवी को। किसको? कोडा मूवी को। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, 2021 में रिलीज हुई थी। अगला बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है। ये पावर ऑफ डॉग एक मूवी है, उसके लिए इन्होंने डायरेक्टर मतलब उसके डायरेक्टर थे। अगला बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है? ड्राइव माई कार, जापानी ड्रामा रोड फिल्म है ये ड्राइव माई कार। ये बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का इसको अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? टाय कोत्सुर, ये इनको कोडा मूवी के लिए मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरियाना देबोस द वेस्ट साइड स्टोरी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला सबसे ज़्यादा अवार्ड अगर बात करें तो 6 अवार्ड मिले हैं ड्यून मूवी को। याद रखना, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ड्यून मूवी को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, कितने? 6। उसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? एनकैंटो। तो ये एक्चुअल में बहुत महत्वपूर्ण जो अवार्ड थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। बाकी जो भी पूरी लिस्ट होगी वो टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, लेकिन इतने जो मैंने जो अवार्ड बताए हैं यहाँ से क्वेश्चन यहीं से मैक्सिमम आने की चांसेस रहते हैं। अगला मिस वर्ल्ड 2021 17वीं प्रतियोगिता इसकी आयोजित हुई। ठीक है, इसकी जो विजेता रही हैं कैरोलिना बिलावास्का है। ठीक है, ये पोलैंड से हैं और 23 वर्ष की हैं, मॉडल हैं। इन्होंने इसको मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। इसमें रनर अप रही हैं सुंदरी श्री सैनी, ये भारतीय मूल की अमेरिकन हैं। ठीक, ये फर्स्ट रनर अप रही हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो भारत से जो पार्टिसिपेट किया था वो थी मनसा वाराणसी। इन्होंने टॉप 13 में मतलब जगह बना पाई, टॉप 13 में जो है इनकी जगह बन पाई। और 2020 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप का ताज इनको मिला था। ठीक, किसको? मनसा वाराणसी को। भारत के नाम अब तक जो है 6 खिताब रह चुके हैं। किसकी खिताब रह चुके हैं? 6 मिस वर्ल्ड 2021 के। ठीक है, तो कब जो है सबसे पहला 1996 में मिला था, वो थी कौन? रीता फारिया। 1994 में दूसरा मिला। जो भारत को मिलने वाली बात हो रही है उनकी बात कर रहे हैं, ये मिला है ऐश्वर्या राय को 1994 में। 1997 में डायना हेडन को, और 1999 में युक्ता मुखी को, 2000 में प्रियंका चोपड़ा को, और 2017 में मनुषी चिल्लर को मिला था। तो कुल मिलाकर के 6 लोगों को ये खिताब अभी इंडिया से मिल चुका है। इंडिया के लोगों को मिल चुका है। बात करें मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स का खिताब अभी भारत में 3 लोगों को मिला है। 1994 में सबसे पहला जो खिताब मिला था वो सुष्मिता सेन को मिला था। ये पहली भारतीय महिला थी जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। उसके अलावा सन 2000 में लारा दत्ता को मिला था, ये दूसरी महिला थी। और 2021 में ये लगभग 21 साल बाद फिर से मिला है हरनास सिंधी को, ये भारत की महिला है। तो इनको ये एक तरीके से तीसरा मिस यूनिवर्स का खिताब इंडिया को मिला है। ठीक है, अगला साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार का विजेता कौन है? मतलब
जीडी बुर्ला पुरस्कार 21वां किसको मिला है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को। और इसकी जो पुरस्कार थी उसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है। अगला 75वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड। ठीक, 75वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड, इसको बाफ्टा कहते हैं, उसकी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो है द पावर ऑफ डॉग। बाकी की लिस्ट जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। यहाँ पे यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है बनता है। अगला, किस आईआईटी ने एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व डीजी राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ये पूछ रहे हैं, मतलब कि किस आईआईटी ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व डीजी राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 सम्मानित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने इनको सम्मानित किया है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला, किस भारतीय को प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? बोल्ट्जमान अवार्ड 2022 के लिए ये चुना गया है प्रोफेसर दीपक धर को। और ये आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको ये बोल्ट्जमान अवार्ड मिला है। अवार्ड के बारे में अगर देखें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड फिजिक्स, जिसको IUPAP बोलते हैं, की ओर से सांख्यिकी भौतिकी पर हर 3 साल में अवार्ड दिया जाता है। ठीक, तो जो सांख्यिकी भौतिकी पर जिनका अच्छा योगदान रहता है उनको यह अवार्ड मिलता है। तो इस बार जो अवार्ड मिला है प्रोफेसर दीपक धर को, तो ये पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला, UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? मतलब UNEP की जो रिपोर्ट आई है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, यहाँ पर अगर ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो भारत की जो है एक तरीके से 5 शहर शामिल हैं। ठीक, कौन कौन से? मुरादाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर और आसनसोल। ठीक है। और अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ पर अगर WHO के मानकों के अनुसार देखें तो शोर स्तर की जो सीमा है आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल है और कमर्शियल ट्रैफिक एरिया में 70 डेसिबल है। मतलब अगर इससे ज़्यादा अगर आवाज़ आती है तो यहाँ पर शोर माना जाएगा, मतलब एक तरीके से नॉइज पॉल्यूशन माना जाएगा। और अगर कमर्शियल और ट्रैफिक एरिया में अगर 70 डेसिबल से तेज़ आवाज़ आती है तो यहाँ पर एक तरीके से शोर या एक तरीके से नॉइज पॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है। इसके इस समय चीफ जो है इंगर एंडरसन है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। टोटल 61 शहरों का जो है एक तरीके से सूची निकाली गई। वहाँ पर इसमें जो है टॉप अगर 5 की बात करें, टोटल 61 जो शहर थे उसमें टॉप 5 में पहले नंबर पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश का ढाका शहर है। और यहीं पर मैंने बताया कि दूसरा जो है सेकंड स्थान पर अपने भारत देश का मुरादाबाद शहर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का 3 नंबर पे है। राजशाही शहर जो है बांग्लादेश का वो 4थे नंबर पे है। हो ची मिन ये वियतनाम का है, ये 5वें नंबर पर एक तरीके से नॉइज पॉल्यूशन के मामले में इसका स्थान है। सबसे शांत जो है वो इरब्रिड है। सबसे शांत स्थान अगर इस सूची में है वो एक तक लास्ट स्थान इसका है वो है इरब्रिड। इस यहाँ पर 60 डेसिबल नॉइज पॉल्यूशन की बात कही गई है। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात अगर करें, ठीक, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात अगर करें तो यहाँ पर टॉप में फिनलैंड है, इसकी पहली रैंक है। और भारत की 136वीं रैंक है। 2021 में 139वीं रैंक थी, तो कुछ एक तरीके से 3 अंक का सुधार हुआ है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अगला, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई, उसका नाम क्या है? मिराई से नितिन गडकरी जो है संसद पहुँचे। इसे किस कंपनी ने बनाया है ये आपको बताना है। तो इसको टोयोटा ने बनाया था। इसका नाम था मिराई और ये देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार है। ठीक है। अगला, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के लूनर एक्सोस्फीयर, सबसे बाहरी जो वायुमंडल होता है उसको लूनर एक्सोस्फीयर कहेंगे, वहाँ पर कौन सी नोबल गैस का पता लगाया है? तो आर्गन 40 का पता लगाया है। इसका कौन सी गैस है? आर्गन 40। ठीक।
आर्गन 40 एक रंगहीन गंधहीन नोबल गैस है और ये अक्रिय गैस है, ठीक है, प्रकृति में निष्क्रिय रहती है एक तरीके से। ये नोबल इसको गैसेज, इनको नोबल गैसेज कहा जाता है। अगला, सुअर, पिग के हार्ट का ट्रांसप्लांट पाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे एक व्यक्ति थे जिनके अंदर सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था, तो उनका निधन भी हो गया कुछ दिन के बाद में। उनका नाम था डेविड बेनेट। डेविड बेनेट अमेरिका के थे, 57 वर्ष के थे और 7 जनवरी 2022 को इनका ट्रांसप्लांट किया गया और 8 मार्च 2022 को इनकी डेथ हो गई। तो माना जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक तरीके से सक्सेसफुल यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन माना जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है मृत्यु हुई। अभी तक ऐसा हुआ जब भी ट्रांसप्लांट किया गया तो इंस्टेंटली जो है व्यक्ति की मौत वहाँ पर हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन तक व्यक्ति जो है जीवित रहा, उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ। तो कहीं तक देखा जाए तो रिसर्च जो है एक तरीके से सक्सेसफुल की मतलब श्रेणी में कह सकते हैं कि कुछ सक्सेस यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। अगला, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन मार्च 2022 में किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में इस यहाँ पे स्थान है थूथुकुडी, और 48 एकड़ में लगभग ये बना है और 42 मिलियन यूनिट सालाना बिजली उत्पादन का यहाँ पर लक्ष्य है। और इसका जो स्वामित्व है, स्वामित्व किसके हाथ में है? तो ग्रीनम एनर्जी के पास में है। ग्रीनम एनर्जी के पास में है स्वामित्व इसका, ठीक। एक कंपनी है ग्रीनम एनर्जी, उसके पास इसका स्वामित्व। अगला, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? मतलब देश का पहला एक पार्क बना है, इसको देश का पहला फर्नीचर पार्क कहा जा रहा है। ये भी तमिलनाडु के थूथुकुडी में ही बन रहा है। इसका एरिया लगभग 1156 एकड़ है। अगला, केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको बोलेंगे WGCTM को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है गुजरात में, गुजरात के जामनगर में, ठीक है। किसको? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को, ठीक है। कहाँ पर स्थापित? जामनगर गुजरात में, आयुष मंत्रालय के तहत जो है ये एक तरीके से स्थापित की जाएगी। अगला, किस पड़ोसी देश के जलमार्ग के माध्यम से नेशनल वाटरवे NWW1 और नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ा जाएगा, ठीक। इसके तो एक्चुअल में बांग्लादेश के साथ में, मतलब भारत और बांग्लादेश के उसमें है, मतलब इस पड़ोसी देश के जलमार्ग के माध्यम से किया जाएगा। तो नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, 1 गंगा और हुगली नदी पर है और जो 2 वाला है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये हल्दिया से प्रयागराज तक जाता है और ये बांग्लादेश की सीमा से सदिया तक जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इसके साथ में एक तरीके से जोड़ा गया है, ठीक है, बांग्लादेश के जलमार्ग के माध्यम से, ठीक है। अगला, ये वाला मतलब इसी से रिलेटेड है। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसको रेगुलेट करती है नेशनल वाटरवेज को, उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। अगला, और ये मैंने बताया कि भारत में जलमार्गों की वैधानिक अथॉरिटी है, ठीक है। कौन? ये वाली इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI, ठीक, याद रखना। अगला, 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए किस तकनीक का परीक्षण रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ है? ठीक, तो एक तकनीक बनाई गई है जिसमें आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही होंगी और उसको रोका जा सकेगा। तो वो तकनीक है, उसको कवच नाम दिया गया है और ओवर स्पीडिंग को इससे कंट्रोल किया जाता है। और जब इसका ट्रायल हुआ था तो 2 ट्रेनें 50 किलोमीटर की रफ्तार से आमने सामने दौड़ाई गई और यहाँ पर रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी इस पर मतलब सवार थे। और ये कहा गया कि 380 मीटर पहले ही दोनों ट्रेनें रुक गई थी। तो एक तरीके से अच्छी प्रणाली है और साउथ इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। अगला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मार्च 2022 में रूस को तुरंत यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने का आदेश दिया। फैसला सुनाने वालों में भारतीय जज का नाम बताएं। मतलब जिन्होंने फैसला सुनाया था कि यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन रूस को मतलब कहा गया था कि मिलिट्री ऑपरेशन आप यूक्रेन में रोक दीजिए,
तो वहाँ पर जिन जजों में फैसला सुनाया था वहाँ पर एक भारत के भी जज थे जिन्होंने रूस के खिलाफ वोट दिया था, उनका नाम था जस्टिस दलवीर भंडारी, इनको याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड में है। अगला, और यहाँ पे जो कार्रवाई है तो इसमें 15 जज शामिल थे। कार्रवाई में कितने? कार्रवाई में 15 जज शामिल थे। यहाँ पर 13 रूस के खिलाफ वोट देने वालों में थे, इसमें अपने भारत के थे दलवीर भंडारी और जस्टिस दलवीर भंडारी, और 2 जो है रूस के विपक्ष मतलब पक्ष में इन्होंने वोट दिया था, तो वो 2 लोग थे। 13 और 2 के उसमें जो है फैसला आया था। अगला, दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किस देश ने किया? तो वही रूस यूक्रेन युद्ध जब हुआ था तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल थी उनकी किंझाल नाम की, नाम था क्या? किंझाल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल थी, इसकी मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर और स्पीड इसकी 5 से 10 मैक थी। ठीक है, जो साउंड स्पीड से अगर ज़्यादा की स्पीड उसको मेज़र करते हैं तो इसकी जो मैक इसकी स्पीड है मैक में नापते हैं तो 5 से 10 मैक है इसकी स्पीड, और इसको जो है पहली बार एक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया था रसिया ने। ठीक है, अगला, केंद्र सरकार ने यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को अस्थायी रूप से किस देश में शिफ्ट किया? तो जब यूक्रेन में जो एक तरीके से जो भारत की एम्बेसी होती है, हर देश जो राजनयिक एक तरीके से राजनयिक वहाँ पर जो संस्था होती है बनाई जाती है, तो उसको अस्थायी रूप से पोलैंड में शिफ्ट कर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर वार वगैरह चल रहा था। तो एक तरीके से वहाँ पर जो हमारी एम्बेसी थी उसको हम लोग पोलैंड में शिफ्ट कर दिए थे। ठीक है, अगला, IMF ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? तो दी है 1.4 बिलियन डॉलर। कितना? 1.4 बिलियन डॉलर। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ में, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। इसमें लगभग मतलब 187 सदस्य इसमें शामिल हैं। अगला, क्वाड समूह की बैठक मार्च 2022 में हुई। इसमें कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये बैठक हुई। इसका होस्ट कंट्री अमेरिका था, जिसकी अध्यक्षता जो बाइडेन ने की है। अगला, यूरोप के सबसे बड़े ठीक है न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में जो स्थित था, ठीक, उसको मतलब माना जाता है कि यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है स्थित था, और उसका नाम पूछा गया है क्या है, जिस पर कब्जे के दौरान आग लग गई। मतलब उस पर कब्जा जब रसिया कर रहा था तो वहाँ पे एक तरीके से आग लग गई थी, तो उसका नाम था जेपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसमें 6 रिएक्टर लगे हुए हैं ऐसा माना जाता है, और उत्पादन क्षमता इसकी जो है बिजली की वो 950 मेगावाट ठीक है प्रति रिएक्टर है। तो अगर 6 रिएक्टर की बात करें तो 5700 मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पादन की क्षमता मानी जाती है। अगला, यूक्रेन में युद्ध के दौरान गोली लगने से भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई। वो किस राज्य के रहने वाले थे? ठीक है, ये पूछा गया है कि वहाँ पर एक भारतीय छात्र की मौत हो गई थी जब वहाँ उसको गोली लग गई थी, तो वो उनका नाम था नवीन शेखरप्पा। तो कर्नाटक से थे। ठीक, कहाँ से? कर्नाटक थे, और खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के छात्र थे। मेडिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक्चुअली क्या है, बाहर लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, थोड़ा सस्ता कोर्स पड़ जाता है, तो इस वजह से लोग वहाँ इंडिया को छोड़ करके बाहर जो है मेडिकल के क्षेत्र में लोग पढ़ाई करने जाते हैं। इंडिया में थोड़ा सा महंगा रहता है, तो वहाँ सस्ता होने की वजह से लोग वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने चले जाते हैं। अगला, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। ये 44 वर्ष की हैं और हंगरी की सबसे युवा राष्ट्रपति इनको कहा जा रहा है। ठीक है, अगला, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RC लाहोटी का निधन हो गया 24 मार्च 2022 को। वह कौन से नंबर के CJI थे? तो 35वें नंबर के थे RC लाहोटी, वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला, दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लेग स्पिनर इनको कहा जाता है। ये लेग स्पिनर थे बहुत ही फेमस, इनका नाम था शेन वार्न। इनका निधन हो गया 4 मार्च 2022 को, और इनकी उम्र 52 वर्ष के थे, कम उम्र में ही मतलब 52 वर्ष में ही इनका निधन हो गया, हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ था। ठीक है, अगला, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को, और इसकी शुरुआत 27 मार्च 1961 से हुई थी। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को,
इसकी 2022 की थीम है बिल्ड बैक हैप्पियर, बिल्ड बैक हैप्पियर। अगला, आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री कोलकाता के कोसीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 18 मार्च 1802 को हुई थी। ठीक है, याद रखना। 18 मार्च को एक और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी मनाया जाता है। इसकी थीम रिसाइकलिंग फैटर्निटी है, रिसाइकलिंग फैटर्निटी। ठीक। अगला, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 1995 में मनाया गया था और 1995 में पहला पल्स पोलियो कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ था। ठीक, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 से स्टार्ट किया गया था। 2022 की जो थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। 2022 में इसकी थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च 2022 तो 14 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इसको घोषित किया गया था। इसकी थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट्स, मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 2022 की थीम क्या है? मैथमेटिक्स यूनाइट। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, जेंडर इक्वलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, याद रखना। अगला, विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे, वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है एवरी डे नीड्स टू एक्ट, एवरी डे नीड्स टू एक्ट। ये इसकी थीम है विश्व मोटापा दिवस की 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला, विश्व श्रवण दिवस, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना इसकी थीम थी। और इसी दिन 3 मार्च को ही विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी 2022 की पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। ठीक है, याद रखना, ये वाली थीम इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप लोग को याद रखना है। अगला, जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी है, जन औषधि जन उपयोगी है। इसकी थीम है 2022 की जन औषधि दिवस की। अगला, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, और इसकी जो 2022 की थीम क्या है? नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानूनों को बनाएं। ठीक है, जो कानून नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हटाएं, जो कानून एम्पावर्ड करते हैं, सशक्त करते हैं, उन कानूनों को बनाया जाए। ठीक है, तो ये शून्य भेदभाव दिवस की थीम थी, 1 मार्च को मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, मार्च करंट अफेयर्स। और ऐसे ही फिर हम आगे अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ जल्द ही मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइए हमारा वीडियो। और चैनल पर अगर नए हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।